हेलो स्टूडेंट्स, निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार आपका पुनः स्वागत है। माई सेल्फ पारितोष शर्मा। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स सरसों कुल के श्वेत किट्ट रोग के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसका कि रोग जनक था एल्ब्यूगो कैंडिडा। तो इसी ऑर्डर में हम आज दूसरी प्लांट पैथोलॉजी का दूसरा डिजीज ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा स्टार्ट करने जा रहे हैं। बाजरे का हरी बाली रोग, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, बाजरे का हरी बाली रोग। बाजरे का हरी बाली रोग। बाजरे का हरी बाली रोग, ठीक है ना। बाजरे का हरी बाली रोग भारत में बाजरा उगाए जाने वाले सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। यानी जितने भी क्षेत्रों में भारत में बाजरा उगाया जाएगा उन सभी क्षेत्रों में हमको क्या देखने को मिलता है, यह रोग देखने को मिलता है, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरे का। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इस रोग के लक्षण क्या होते हैं, कैरेक्टर्स क्या क्या देखने को मिलेंगे। इस रोग के लक्षणों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, 3 भागों में डिवाइड किया गया है इस रोग के कैरेक्टर्स को। पहला आता है हरी बाली अवस्था या ग्रीन ईयर स्टेज, ठीक है ना। रोग लक्षण, तो हेडिंग डालते हैं डिजीज सिम्टम्स, रोग लक्षण। रोग लक्षण, डिजीज सिम्टम्स। डिजीज सिम्टम्स, डिजीज सिम्टम्स में पहला आता है कि डिजीज सिम्टम्स में पहला आता है हरी बाली अवस्था, ग्रीन ईयर स्टेज। हरी बाली अवस्था, हरी बाली अवस्था, और इसे ही हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रीन ईयर स्टेज। ग्रीन ईयर स्टेज, ग्रीन ईयर स्टेज, हरी बाली अवस्था। फिर इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है हरी बाली अवस्था के बाद पर्ण पर मृदु रोमिल आसिता। पर्ण के ऊपर, पर्ण पर मृदु रोमिल आसिता, पर्ण पर मृदु रोमिल आसिता, पर्ण पर मृदु रोमिल आसिता। और थर्ड पॉइंट आता है हमारा डिजीज सिम्टम्स के अंदर ही, थर्ड पॉइंट आता है प्ररोह एवं कली विरूपताएं, शूट एंड बड डिफॉर्मेशंस। प्ररोह एवं कली विरूपताएं, प्ररोह एवं कली, प्ररोह एवं कली विरूपताएं, प्ररोह एवं कली विरूपताएं। शूट एंड बड डिफॉर्मेशंस, शूट एंड बड डिफॉर्मेशंस, शूट एंड बड डिफॉर्मेशंस। इसे हम देखते हैं कि पहला पॉइंट आता है हरी बाली अवस्था। बाजरे का जो हरी बाली रोग के लक्षण है मुख्य रूप से पुष्पक्रम पर दिखाई देते हैं। बाजरे के हरी बाली रोग के लक्षण मुख्य रूप से पुष्पक्रम पर दिखाई देते हैं तथा संपूर्ण बाली, बाजरे का जो जिस पुष्पक्रम होता है जिस पर बीज लगते हैं, संपूर्ण बाली हरे पर्णों का समूह प्रतीत होती है, हरे पर्णों का समूह प्रतीत होती है, इसीलिए इसे ग्रीन ईयर डिजीज कहते हैं। हरी बालियों में स्पाइकलेट अतिवृद्धि के कारण लंबे हो जाते हैं। हरी बालियों में जो स्पाइकलेट्स होंगे वो अतिवृद्धि के कारण कैसे हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। दूसरा आता है पर्ण पर मृदु रोमिल आसिता। इस पॉइंट में आता है कि इस रोग के कारण पर्ण की निचली सतह का रंग बदल जाता है और पर्ण की निचली सतह से पर्ण की जो लोअर सरफेस है उसका कलर चेंज हो जाएगा। और इसके अलावा पर्ण की निचली सतह से सफ़ेद धारियों के स्थान पर बीजाणुधानीधर कॉनिडियोफोर के समूह रंध्रों से बाहर निकलते हैं। सफ़ेद धारियों के स्थान पर बीजाणुधानीधर कॉनिडियोफोर्स के समूह रंध्रों से बाहर निकलते हैं। तीसरा पॉइंट आता है हमारा प्ररोह एवं कली विरूपताएं, शूट एंड बड डिफॉर्मेशंस। इसमें हम देखते हैं कि कभी कभी तरुण प्ररोह में कलियां विकृत हो जाती हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद इसका रोग जनक आता है स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। रोग जनक देखते हैं, इसका रोग जनक कौन होगा, पैथोजन। पैथोजन होता है इसका स्क्लेरोस्पोरा, स्क्लेरोस्पोरा SCLERO स्क्लेरोस्पोरा SPORA स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला।
ग्रामिनी, ग्रामीनी, GRAMINI, ग्रामिनी कोला, ठीक है ना, ग्रामिनी कोला, ये इनके रोगजनक होते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं तीसरा पॉइंट, पैथोजन की वर्गीकी स्थिति या टैक्सोनॉमिक पोजीशन ऑफ पैथोजन। अगला पॉइंट आता है हमारा टैक्सोनॉमिक पोजीशन, टैक्सोनॉमिक पोजीशन ऑफ पैथोजन, टैक्सोनॉमिक पोजीशन ऑफ पैथोजन, ठीक है ना, रोगजनक की वर्गीकी स्थिति, ठीक है ना, रोगजनक की वर्गीकी स्थिति, टैक्सोनॉमिक पोजीशन ऑफ पैथोजन। तो रोगजनक की वर्गीकी स्थिति के बारे में हम देखते हैं कि रोगजनक की वर्गीकी स्थिति में पहला आता है हमारा किंगडम, जगत जिसे हम कहेंगे। तो एक बार मैं सभी पॉइंट्स को हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिख रहा हूँ। जगत, जगत को क्या कहते हैं हम? किंगडम, किंगडम, ठीक। किंगडम क्या होगा इसका? किंगडम होता है माई सिटी। किंगडम क्या होगा? माई सिटी। किंगडम क्या होगा हमारा? माई सिटी होगा। ओके, फिर किंगडम के बाद सेकंड पॉइंट आता है हमारा प्रभाग या डिवीजन, ठीक है ना। अगली सिस्टमेटिक पोजीशन कौन सी आएगी? प्रभाग। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? डिवीजन, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या कहेंगे? डिवीजन। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हमारी जो प्लांट पैथोलॉजी का पोर्शन है, प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि प्लांट पैथोलॉजी का जो पोर्शन होगा उसमें 4 फंगल डिजीज होंगी, एक बैक्टीरियल होगा, एक वायरल डिजीज है और एक माइकोप्लाज्मल डिजीज है। तो 4 ये फंगल डिजीज के अंतर्गत ही चल रही है। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रभाग डिवीजन में होगा मैस्टिगोमाइकोटा, मास्टिगोमाइकोटा। आपको एक बार इनकी टर्म्स को हिंदी में लिख लीजिए, मास्टिगोमाइकोटा, ठीक, ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन सही रहे और इसके अलावा फिर बाद में इंग्लिश में लिखने में दिक्कत ना आए, ठीक है ना। मास्टिगोमाइकोटा डिवीजन। उप प्रभाग तीसरा आएगा हमारा सब डिवीजन। तीसरी पोजीशन आती है हमारी उप प्रभाग। उप प्रभाग इसे क्या कहते हैं हम? सब डिवीजन, ठीक है ना। इसे हम क्या कहेंगे? सब डिवीजन, सब डिवीजन। ओके, DIVISION, ठीक है ना, सब डिवीजन। तो सब डिवीजन में हम देखते हैं कि सब डिवीजन में होगा डिप्लो मास्टिगो माइकोटीना, ठीक ना, डिप्लो मास्टिगो माइकोटीना, है ना, डिप्लो मास्टिगो माइकोटीना, इसका सब डिवीजन होगा। फिर सब डिवीजन के बाद हम देखते हैं कि चौथा आता है हमारा वर्ग, क्लास। चौथी आएगी हमारी वर्ग, इसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्लास, ठीक है ना, क्लास। क्लास में हम देखते हैं कि क्लास में क्या होगा? क्लास होगी ऊमाइसिटीज। क्लास कौन सी होगी? ऊमाइसिटीज, ऊमाइसिटीज, क्लास होगी हमारी ऊमाइसिटीज। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वर्ग के बाद नेक्स्ट अगली पोजीशन आती है हमारी गण। गण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्डर। गण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्डर। और ऑर्डर होगा इसका पेरेनोस्पोरेलीज, पेरेनोस्पोरेलीज, ठीक है ना। गण होगा हमारा पेरेनोस्पोरेलीज, ऑर्डर। फिर इसके बाद अगला आता है कुल, फैमिली। अगला आएगा हमारा, अगली सिस्टमेटिक पोजीशन आती है कुल, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं फैमिली, ठीक है ना। फैमिली को हम, फैमिली होगी हमारी पेरेनोस्पोरेसी, पेरेनोस्पोरेसी फैमिली होगी हमारी। फिर नेक्स्ट सिस्टमेटिक पोजीशन आएगी हमारी वंश, जीनस, ठीक है ना, जीनस। ओके, अब इसको हम इसका जैसा कि हमने नामकरण किया स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, तो जीनस तो होगा इसका स्क्लेरोस्पोरा और जाति होगी इसकी ग्रामिनिकोला, ठीक है ना। तो इसका जो वंश होगा वो होगा स्क्लेरोस्पोरा, ठीक है ना। और वंश के बाद अगली लास्ट सिस्टमेटिक पोजीशन आती है हमारी जाति स्पेसीज, ठीक है ना। स्पेसीज को कहेंगे हम ग्रामिनिकोला, ग्रामिनिकोला, ठीक है ना। स्पेसीज को हम क्या कहेंगे? ग्रामिनिकोला। तो इसे हम एक बार इंग्लिश में भी लिख लेते हैं, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला,
ग्रामिनी कोला, ठीक है ना, ये हमारी वंश और जाति होंगी। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं कि इस प्रकार किंगडम, डिवीजन, सब डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पेसीज, ये हमारी जो हमारा पैथोजन है स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनी कोला, जो बाजरे का हरी बाली रोग फैलाएगा। ठीक, इस बाजरे के हरी बाली रोग का जो रोगजनक होगा स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनी कोला, उसका हमने ये टैक्सोनॉमिक पोजीशन देखी। फिर इसकी टैक्सोनॉमिक पोजीशन के बाद में अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रोग चक्र या डिजीज साइकिल। ठीक है ना, रोग चक्र या डिजीज साइकिल। तो एक बार हम अपने बोर्ड के मैटर को रब कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रोग चक्र या डिजीज साइकिल। तो एक बार हम देखते हैं कि इसका जो रोग चक्र या डिजीज साइकिल होगा वो किस प्रकार से चलेगा। तो हेडिंग डाल लेते हैं हम अपना रोग चक्र, इंग्लिश में कहेंगे इसे डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल, रोग चक्र या डिजीज साइकिल, ठीक है ना। रोग चक्र के बारे में देखते हैं कि यह एक प्रकार का मृदोड़ रोग है, यानी कहने का मतलब सॉइल बॉर्न डिजीज है, यानी मृदा के द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है। यानी कैसा रोग है यह? रोग चक्र में हम देखते हैं पहला पॉइंट आता है कि यह एक प्रकार का सॉइल बॉर्न डिजीज है। सॉइल बॉर्न डिजीज है, सॉइल बॉर्न डिजीज है। ठीक, फिर इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा कि रोगजनक के ऊस्पोर मृदा में पड़ी हुई रोगग्रस्त पर्ण के अवशेषों में पड़े हुए 5 वर्ष या इससे अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं। रोगग्रस्त पादप की जो पर्ण होती है उसमें ऊस्पोर रहते हैं, और रोगजनक के जो ऊस्पोर होंगे या निषिक्तांड जो होंगे यह मृदा में पड़ी हुई रोगग्रस्त पर्ण या इन्फेक्टेड लीफ के अवशेषों में 5 वर्ष या इससे अधिक समय तक भी जीवित रहते हैं। ऊस्पोर के अंकुरण से बनी हुई जनन नलिका, यानी कि एक जर्मिनेशन ट्यूब पर परपोषी के मूल रोमों में प्रवेश करके यह संक्रमण करती है। ठीक, संक्रमण के पश्चात, इन्फेक्शन के पश्चात कवक जाल पौधों में सर्वांगी रूप से फैलता है। यानी कहने का मतलब कि जो रोगग्रस्त पर्ण होती है, इन्फेक्टेड लीफ जो होगी, इन्फेक्टेड लीफ के जो अवशेष होते हैं उनमें ऊस्पोर पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? उनके अंदर ऊस्पोर प्रेजेंट होता है, और यह ऊस्पोर एक जनन नलिका के द्वारा परपोषी में संक्रमण करता है। ऊस्पोर किसके द्वारा? ऊस्पोर एक जनन नलिका बनाता है, जर्म ट्यूब का निर्माण करेगा, और ये जर्म ट्यूब के द्वारा होस्ट के अंदर इन्फेक्शन करता है। ठीक है ना, होस्ट प्लांट को इन्फेक्ट करता है ना, होस्ट प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, और होस्ट प्लांट को इन्फेक्ट करता है तो यह सर्वांगी रूप से करता है, यानी पादप के सभी भागों में संक्रमण फैलाता है, और पर्ण की निचली सतह पर असंख्य बीजाणुधानियाँ बनती हैं, और होस्ट प्लांट की लीफ में, होस्ट प्लांट की जो लीफ होती है, होस्ट प्लांट लीफ में असंख्य, ठीक है ना, अनलिमिटेड, है ना, असंख्य कॉनिडियोफोर बनते हैं। असंख्य कॉनिडियोफोर बनते हैं। असंख्य कॉनिडियोफोर बनते हैं। कॉनिडियोफोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, होस्ट प्लांट में इन्फेक्शन होने के बाद उसकी लीफ में असंख्य मात्रा में कॉनिडियोफोर का निर्माण होता है। ठीक, सबसे पहले तो क्या होगा कि एक सॉइल बॉर्न डिजीज है। सॉइल बॉर्न डिजीज होने के अलावा यह इन्फेक्टेड लीफ, जो होस्ट प्लांट की इन्फेक्टेड लीफ होती है,
ये लीफ जो होती है इन्फेक्टेड लीफ, उसमें ऊ स्पोर पाए जाते हैं और ये ऊ स्पोर एक जनन नलिका बना करके, जर्म ट्यूब बना करके होस्ट प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं और होस्ट प्लांट को इन्फेक्ट करने के बाद ये होस्ट प्लांट की लीफ में असंख्य संख्या में कॉनिडियोफोर का निर्माण होता है, ठीक है ना। असंख्य संख्या में कॉनिडियोफोर का निर्माण होता है जो जल एवं कीटों के द्वारा दूसरे पादप पर पहुंचते हैं, ठीक है ना। यानी इनका डिजीज का जो इन्फेक्शन फैलेगा वो किसके द्वारा फैलेगा, जल तथा कीटों के द्वारा, ठीक है ना। जल व कीट के द्वारा, वाटर और इंसेक्ट्स के द्वारा, वाटर एंड इंसेक्ट्स के द्वारा, वाटर एंड इंसेक्ट्स द्वारा ये स्प्रेड होते हैं, वाटर एंड इंसेक्ट्स द्वारा स्प्रेड होते हैं, ठीक है ना। वाटर एंड इंसेक्ट्स के द्वारा ये स्प्रेड होते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा रोग नियंत्रण या डिजीज़ कंट्रोल। अगला पॉइंट आता है हमारा रोग नियंत्रण या डिजीज़ कंट्रोल। डिजीज़ कंट्रोल, रोग नियंत्रण, ठीक है ना। रोग नियंत्रण या डिजीज़ कंट्रोल, तो इसके बारे में हम देखते हैं कि रोगी पौधे का उन्मूलन कर देना चाहिए, यानी कि जो हमारा रोगग्रस्त पादप है उसका टोटल इरिडिकेशन होना चाहिए। रोगी पौधे को निषिक्तांड बनने से पहले ही जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। रोगी पादप को निषिक्तांड बनने से पहले ही जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। अगला पॉइंट आता है हमारा फसल चक्र, यानी कि अल्टरनेट तरीके से हमको फसल उगानी चाहिए। कम से कम 5 वर्ष तक फसल चक्र, कम से कम 5 वर्ष तक फसल चक्र तक रोग रोकने में सहायक होता है। यदि आप अल्टरनेट तरीके से फसलों को उगाते हो तो 5 वर्ष में भी यदि आप इस प्रोसेस को दोहरा रहे हो, यानी 5 वर्ष में भी आप फसल चक्र को बदल देते हो, तो ये रोगग्रस्त नहीं होगा, क्योंकि 5 वर्ष तक की निषिक्तांड की आयु रहती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि स्वस्थ बीजों का प्रयोग करना चाहिए, सदैव रोग रहित, ठीक है ना, इन्फेक्टेड सीड नहीं होने चाहिए और प्रमाणित सर्टिफाइड सीड्स ही काम में लेने चाहिए। अब हम देखते हैं कि रोग रोधी किस्म, डिजीज रेसिस्टेंस वैरायटी जो डेवलप की गई हैं IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा बाजरे की नई किस्म पूसा मोती तैयार की गई है। अगला पॉइंट आता है हमारा, एक नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा न्यू दिल्ली के द्वारा, ठीक है ना, बाजरे की एक नई किस्म तैयार की गई है, पूसा मोती। बाजरे की एक नई किस्म तैयार की गई है, पूसा मोती। पूसा मोती एक नई किस्म तैयार की गई है यह बाजरे की IARI के द्वारा। तो सर्टिफाइड सीड काम में लेने चाहिए और इसके अलावा टोटल इरिडिकेशन कर देना चाहिए रोगग्रस्त पादप का। निषिक्तांड बनने से पहले ही हर 5 वर्ष में फसल चक्र अपनाना चाहिए और इसके अलावा रोग रोधी किस्म जो IARI के द्वारा डेवलप की गई है, पूसा मोती, इस प्रकार की रोग रोधी किस्मों को, डिजीज़ रेसिस्टेंस वैराइटीज़ को काम में लेना चाहिए। फिर इसके बाद अब हम देखते हैं कि ये हमारा बाजरे का हरी बाली रोग कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट डिजीज आती है लूज स्मट ऑफ व्हीट, गेहूं का अनावृत कंड रोग। तो एक बार अपने बोर्ड के मैटर को रब कर देते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट डिजीज आता है गेहूं का अनावृत कंड रोग, लूज स्मट ऑफ व्हीट। गेहूं का अनावृत कंड रोग।
लूज स्मट ऑफ व्हीट, लूज स्मट ऑफ व्हीट, लूज स्मट ऑफ व्हीट, गेहूं का अनावृत कंड रोग, ये नेक्स्ट डिजीज आता है हमारा। तो हम देखते हैं कि गेहूं उत्पादक सभी क्षेत्रों में यह रोग पाया जाता है। जितने भी हमारे गेहूं उत्पादक क्षेत्र होंगे सभी में यह बीमारी हमको देखने को मिलेगी, सभी क्षेत्रों में। इसके अलावा हम देखते हैं कि रोग लक्षण क्या होंगे, ठीक है ना। रोग लक्षणों के बारे में देखते हैं, और रोग लक्षणों के बारे में हम देखते हैं कि रोग लक्षण कौन कौन से होंगे। कि जब पौधे से बालियां बाहर निकलती हैं, जब पौधे से बालियां बाहर निकलती हैं तब इस रोग के हमें लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे ही गेहूं की बालियां बाहर निकलेंगी तो इस रोग के लक्षण हमें दिखाई देते हैं, और इस रोग के हमें लक्षण दिखाई देंगे तो इसमें हम देखते हैं कि इस रोग के हमें लक्षण बाहर दिखाई देते हैं। बाली में दानों के स्थान पर काला चूर्ण बन जाता है। जो गेहूँ की बाली होगी उसमें, गेहूं की बाली में दानों के स्थान पर क्या बन जाएगा, काला चूर्ण बन जाता है। और इसके अलावा जो कंडयुक्त बालियां विरूपित स्पाइक किला, ठीक है ना, कंडयुक्त जो बालियां होंगी, बाली में दानों के स्थान पर काला चूर्ण बन जाता है। कंडयुक्त बालियां विरूपित स्पाइक युक्त कंड बीजाणुओं के काले चूर्ण से भरी हुई रहती हैं, और इसके स्थान पर हम देखते हैं कि कंड बीजाणुओं के समूह को बीजाणुधानी पुंज या सोरस कहते हैं, ठीक है ना। इसमें हम देखते हैं कि कंड बीजाणु के समूह को, कंड बीजाणु के समूह को, कंड बीजाणु के समूह को, कंड बीजाणु के समूह को क्या कहेंगे हम, कंड बीजाणु का समूह क्या कहलाता है, बीजाणुधानी पुंज सोरस कहलाता है। बीजाणुधानी पुंज, बीजाणुधानी पुंज, बीजाणुधानी पुंज सोरस कहलाता है, ठीक है ना, सोरस कहलाता है, ठीक है ना, सोरस कहलाएगा। और सोरस की जो एक इकाई होगी वो क्या कहलाती है, सोरस की एक इकाई कहलाती है सोराई, SORI, ठीक है ना। स्मट स्पोर तेज हवा के द्वारा सामान्य पादपों पर पहुंचकर संक्रमण फैलाते हैं। यानी कि जो इसके स्मट स्पोर होंगे, स्मट स्पोर तेज हवा के द्वारा स्वस्थ पादपों पर पहुंचकर हवा द्वारा स्वस्थ पादपों पर पहुंचकर संक्रमण फैलाते हैं। स्वस्थ हवा द्वारा हेल्दी प्लांट्स पर पहुंचकर संक्रमण फैलाते हैं, हेल्दी प्लांट्स पर पहुंचकर संक्रमण फैलाते हैं, ठीक है ना। ये हमारा गेहूं का अनावृत कंड रोग में रोग लक्षण होते हैं कि गेहूं की जब बालियां निकलती हैं तो उस समय इस रोग के हमें लक्षण दिखाई देंगे, और गेहूं की बालियों में गेहूं के दानों के स्थान पर हमें काला चूर्ण दिखाई देता है, ठीक। और कंडयुक्त जो बालियां होती हैं वो विरूपित स्पाइकलेट कंड बीजाणुओं के काले चूर्ण से भरी हुई रहती हैं, ठीक। और कंड बीजाणुओं का जो समूह होता है वह बीजाणुधानी समूह कहलाएगा, बीजाणुधानी पुंज कहलाता है, जिसका वो हम इंग्लिश में कहते हैं सोरस। और सोरस की जो एक इकाई होती है वो क्या कहलाएगी, सोराई कहलाती है, ठीक है ना। सोरस की एक इकाई क्या कहलाती है, सोराई कहलाती है, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो स्मट स्पोर्स होते हैं यह हवा के द्वारा हेल्दी प्लांट्स पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, हेल्दी प्लांट्स पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। हेल्दी प्लांट्स पर ट्रांसफ़र होकर के ये उनको भी क्या कर देते हैं, संक्रमित कर देते हैं, उनको भी क्या कर देंगे, ये संक्रमित कर देते हैं। फिर इसके बाद संक्रमित कर देते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो लूज स्मट ऑफ व्हीट होगा, गेहूं का अनावृत कंड रोग, इसका पैथोजन कौन होता है, अस्टिलेगोन्यूडा ट्रिटिसाई। पैथोजन कौन होगा, इसका रोगजनक कौन होता है, पैथोजन। पैथोजन की बात करते हैं कि इसका रोगजनक कौन होगा, तो रोगजनक होता है इसका अस्टिलेगोन्यूडा ट्रिटिसाई, अस्टिलेगोन्यूडा ट्रिटिसाई, अस्टिलेगोन्यूडा ट्रिटिसाई इसका रोगजनक होता है, ओके। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि पैथोजन की नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पैथोजन की सिस्टमैटिक पोजीशन, ठीक। पैथोजन की सिस्टमैटिक पोजीशन, या इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं सिस्टेमैटिक पोजीशन ऑफ पैथोजन, पोजीशन ऑफ पैथोजन, सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ पैथोजन, ठीक है ना। तो अभी ये और ज़्यादा डिटेल में चलने वाला है, तो इसको हम आज अपने लेक्चर को यहीं पर ड्रॉप कर रहे हैं।
नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पुनः एक बार गेहूं का अनावृत कंड रोग लूज स्पॉट ऑफ वीट को स्टार्ट करेंगे और इसके अलावा इसके रोग लक्षण, पैथोजन और पैथोजन के अलावा सिस्टमेटिक पोजीशन को देखेंगे और डिटेल्ड में इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।